नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद फैज़ान अब्बास नकवी साहब। फैज़ान अब्बास नकवी साहब जो हैं वो लाहौर के उशाक में से एक हैं। इसकी जो शहर की एक ऐसी गुमनाम तारीख़ है जो कि सामने नहीं आती अमूमन। लोगों को इसके बारे में इल्म जो है वो ना होने के बराबर है। बहुत दफ़ा तो बहुत अभी मैं इनसे कुछ स्टोरी सुन रहा था जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस कि लोगों को जो है वो असल अल्फाज का भी नहीं पता होता। वो कहानी इनसे सुनेंगे। इनकी किताब है लाहौर की खोज जो कि पब्लिश की है लाहौर शनासाई पब्लिकेशंस ने। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी तस्वीर भी चल रही होगी, जिसके अंदर इन्होंने लाहौर के मुताद्दिद जो ऐसी समाधियाँ हैं सिख दौर की, और बहुत से जो हैं वो मसाजिद हैं, मकबरे हैं, बहुत से मंदिर हैं जो यहाँ पर थे, और बहुत सी ऐसी हवेलियाँ हैं जो कि यहाँ पर आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रिजर्वेशन के लिए कोई मेहनत नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत की वैसे तो बड़ी जो है वो एफर्ट्स जो हैं वो अपनी वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर उनका, और इनसे पूछेंगे भी कि हुकूमत के साथ इनका कैसा राब्ता रहा है अभी तक। साथ साथ ये मुंतशिर और आके लाहौर, ये किताब जो है ये रिसेंट है। इससे पहले इनकी पब्लिश हुई है मुंतशिर और आके लाहौर, जिसके अंदर लाहौर की मुतालिक जो लोगों ने लिखा है अखबारात के अंदर, रसाइल के अंदर, उसमें जो ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनपब्लिश्ड हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आर्काइव के सूरत में एक किताब की सूरत में जो है वो इन्होंने इकट्ठी की हैं। तो ये भी जो पब्लिशिंग है वो लाहौर शनासाई पब्लिकेशंस की ही है। बहुत शुक्रिया अब्बास, फैज़ान हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका शौक़ है एक इस चीज़ के हवाले से, आपने ये शौक़ आपको कब इसने आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए? किताब तो बहुत बात की बात है ना, मतलब एक आपके दिल में एक जोत जगी कभी, वो क्या वाक़या था? जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक शौक की बात है तो ये शौक मुझे बहुत पहले यानी बचपन से था। हुँ, हुँ। तो मेरे चूँकि इलाके में आस-पास बहुत सारी ऐसी तारीख़ी इमारतें थीं जो एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के साथ और पुरानी ईंटों के साथ दिखाई देती थी। हुँ, तो बचपन से ही मेरा वहाँ आना-जाना रहता था और फिर मैं उन इमारतों के बारे में जानने की कोशिश करता था। हुँ, तो उससे रेलेवेंट ही मैं फिर लिटरेचर पढ़ने लगा और किताबों से मेरी वाबस्तगी हुई। तो फिर वो लिखते-लिखते जो है वो हवाले से ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आईं। इनको फिर जो है एक किताबी शक्ल में होना चाहिए। तो इस तरह वो जो बिखरे हुए मज़ामीन कह लें जो पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने मुख्तलिफ़ इमारतें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ देखी थी आसार कदीमा की, हुँ। उनको फिर इस किताब में मैंने जमा किया जो रिसेंटली अभी प्रिंट हुई है। तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिहाज से 95% जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो मेरी ज़ाती है। अलबत्ता कुछ इमारात की जो मैं जा नहीं सका था वो मैंने अपने कुछ दोस्तों से हासिल की जिनके नाम मैंने मेंशन किए हैं इस किताब के अंदर। हुँ। तो बाकी जो प्रोजेक्ट था ये बाकायदा किताब की शक्ल में शायद और मज़ीद ताख़ीर से आता, लेकिन दोस्तों की मोहब्बत और एक लाहौर से लगाव था कि जो इस जज़्बे के लिए मुझे मुतहर्रिक रखा कि जिसकी वज़ह से किताब मंज़र आम पर आई। अच्छा, ये इसमें आपने तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं वो जगहें हैं जिनको आपने इसके अंदर इकट्ठा किया, 128 ग़ालिबन, और 128 मुख्तलिफ, जिससे इसके अलावा भी आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, जो कि आपने अभी जो है वो सामने 100 इधर हैं, और 100 से ज़ायद ऐसी कुछ आपने जो है वो इसमें डिटेल्स जो हैं वो स्किप भी की हैं जस्ट टू मेक इट कंसाइज़ टू एन एक्सटेंट। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो आपने सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग आपको कौन-सी वो जगहें लगी जिनकी जगह पर आपने जाकर कहा कि यार ये तो इट्स एज़ गुड एज़ एनी मतलब मौज़ोलियम या जो मुग़ल दौर का बना हुआ है जिसको हमने प्रिज़र्व भी किया हुआ है, तो हमने इसको क्यों नहीं किया हुआ? कुछ ज़रा जगहें बताएँ। ये इस किताब के अंदर तो 100 जगह हैं जो हमने राउंड फिगर पूरा करने के लिए और किताब की ज़ख़ामत को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने हुँ, सिर्फ हुँ, 100 इमारतों को इसमें शामिल किया है। जबकि इसके अलावा अगर हम लाहौर की बात करें तो मेरे मुताबिक तकरीबन लाहौर में तकरीबन 400 के करीब ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनकी तारीख़ी और बतौर विरसा जो है हैसियत बनती है। तो मैंने लेकिन इस किताब के लिए जब काम शुरू किया था और उनको अलाइन करना शुरू किया था तो उस वक़्त 135 इमारतों को मैंने फ़ाइनलाइज़ किया था। तो लेकिन फिर कासमी साहब के मशवरे पर इसको राउंड फ़िगर किया और 100 इमारतों को मेंशन किया। लेकिन आपने इसके अंदर जो है वो, मैं जो देख रहा था और मेरे लिए ये बहुत ही एक पेनफुल बात थी कि इसमें ज़्यादातर जो जगह हैं जहाँ पर, क्योंकि ऐसी मकबरे भी हैं मुसलमानों के ही हैं ज़ाहिर है, मकबरे अमूमन जो होते हैं मुसलमानों के होते हैं, लाहौर के अंदर भी वैसे भी साथ साथ कुछ मसाजिद हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो जो मैं देख रहा हूँ वो समाधियाँ हैं।
और गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, और ये एक लाहौर की एक हिस्ट्री है जिसको एक तरह से डिनाई करने वाली बात है। इसकी क्या वजह है? इसकी हिस्टोरिकल रीजंस कुछ आपने जब एक्सप्लोर किया तो आपको क्या नज़र आई? जी, बिल्कुल, अंदरून शहर के अलावा लाहौर एक बहुत बड़ा एक कह लें शहर है, जिसमें जो आसार हैं वो बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। हुँ, जब हम विरसे की बात करते हैं या आसार कदीमा की उस फ़हरिस्त की बात करते हैं जिनके अंडर ये इमारतें आती हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट है, उसमें लाहौर की सिर्फ़ 40 इमारतें आती हैं। हुँ, हुँ, अब 40 के 40वीं इमारतें वो आती हैं जिनका ताल्लुक कोई मुग़ल दौर से है या हुँ, उससे पहले की कुछ तारीख़ी इमारतें। हुँ, इसके अलावा बाद के ज़माने की जो सिख पीरियड की इमारतें हैं या ऐसे मकबरे हैं, वो उसको ऑन ही नहीं करते। हुँ, इसकी एक मिसाल आप देखते हैं तो बेगमपुरा जो कि लेटर मुग़ल जो गुज़रे तारीख़ में नवाब ज़करिया ख़ान, नवाब याह्या ख़ान, नवाब अब्दुल समद ख़ान, अब इनकी जो शाही कब्रें थीं, शाही मोहल्ला था, शाही कब्रिस्तान था, शाही मस्जिद थी यहाँ तक और शाही महल था वहाँ, और उसको आज तक कभी किसी डिपार्टमेंट ने ऑन ही नहीं किया। वहाँ उनके मकबरे आज खंडर बन चुके हैं, उनकी कब्रों के ऊपर आज पार्किंग बनी हुई है, और इस तरह से जो तबाही बर्बादी जो सिख पीरियड के बाद और अंग्रेज़ दौर में भी हुई, और उसकी नताइज में वो इमारतें बहुत बुरी हालात में आज भी मौजूद हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया, उसके मुताबिक आप देखें कि जो 1947 का एक वाक़या था जिसमें पाकिस्तान वजूद में आया। हुँ, पाकिस्तान बनने के बाद देखें कि बहुत सारा तबादला आबादी हुआ, और फिर उस वक़्त एक नफ़रत की फ़िज़ा थी, और फिर हुआ ये कि जो मुसलमान महाजिरीन मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान आए, तो उनके पास रहने के लिए कोई मुकाम नहीं था, तो उनको ऐसी ही जो बड़ी-बड़ी खाली इमारतें थीं, उनमें एडजस्ट किया गया। तो फिर उनकी कोई उन वाबस्तगी उन इमारतों के साथ नहीं थी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ इलाकों से आए थे, और यहाँ आके ना उनकी ज़ुबान एक थी, ना उनका कल्चर एक था, ना उनका रहन-सहन एक था, ना इनका तौर-तरीका एक था। तो इस वजह से उनकी लाहौर के साथ या लाहौर की तारीख़ या लाहौर के विरसे से उनकी किसी किस्म की वाबस्तगी नहीं थी। हुँ, और वो जो एक ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ और कत्ल-ओ-गारत जो रास्ते में देखते हुए आए थे, तो उसके मुताबिक वो ऐसी इमारतें क्यों बचाते, जो उनके बकौल के उनके कातिलों की थी, जो हिंदुओं सिखों की थी। तो इस वजह से ये एक बड़ा मसला है। आपने 1947 का ज़िक्र किया, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर जो है वो 1992 की भी है। हुँ। जब बाबरी मस्जिद को अयोध्या में जो है वो शहीद किया गया, तो यहाँ पर भी जो है वो इसका एक रिएक्शन आया, और उसमें बहुत सारी जगह क्या उसमें उस वक़्त कौन से ऐसी तारीखी मंदिर या समाधियाँ थीं या गुरुद्वारे थे जिनको यहाँ पर तोड़ा गया? दिसंबर के पहले हफ्ते में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और फिर उसके बाद 7 और 8 दिसंबर को लाहौर समेत पूरे पंजाब में एक एहतजाजी जुलूस और ये शुरू हुए सिलसिले। और इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो निशाना बनी वो वही इमारतें थीं जो हिंदुओं और सिखों के नाम से मशहूर थीं, जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे या जो समाधियाँ थीं, उनको निशाना बनाया गया। और उस वक़्त जो एक क्राउड था जिनके गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा था, जो कि ऐसी इमारतों को तबाह करना चाहते थे, तो एक सवाल ये है कि उस वक़्त रियासत का कानून क्यों नहीं हरकत में आया? और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इसमें अगर आप पुराने अखबारात तोड़ के निकाल के देखें, तो उसमें कुछ सरकारी अफ़सरान और सरकारी जो सियासतदान थे, वो उस तहरीकों में पेश थे, और अपनी उस सियासत को सामने लाने के लिए उन जुलूसों का हिस्सा बने, और ऐसी इमारतों पर बाकायदा तौर पे हमले किए गए और ऐसी इमारतों को तोड़ा गया। अब जो वो एक लश्कर जो इन इमारतों पर हमले कर रहा था, अब उसमें वो सादा लोग तो फ्रंट लाइन पर थे या मज़हबी तबका फ्रंट लाइन पे था। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत ऐसे लोग थे जो कि कब्ज़ा माफिया और ऐसे तबका जो कि ऐसी इमारतों को गिराकर अपनी प्लॉटिंग करना चाहता था, और ऐसी इमारतें जो कि खुद डिपार्टमेंट के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई थी। तो खुद डिपार्टमेंट भी ये चाहता था कि किसी तरीके से इसी बहाने ये ख़त्म हो जाएँगी, तो हमें इसका जो केयर टेकिंग है वो हमें करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक बड़ा एक अहम इंसिडेंट था जिसके नतीजे में लाहौर का जो तारीख़ी विरसा कह लें या गैर मुस्लिम जो इमारतें थीं, वो बड़ी तबाही और बर्बादी का शिकार हुई। ठीक। अ, ये बताइएगा, अब फैज़ान के हुजरा शाह हुसैन, और इसकी एक स्पेशल एक जो है वो बन जाती है वजह इसको याद रखने की, वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान आने के बाद उस्ताद दामन भी बहुत साल मुकीम रहे, और उन्होंने इसको किताबों से भर दिया, आपने लिखा है इसके हवाले से।
ये जगह कहाँ पर है? इसको क्यों प्रिजर्व नहीं किया गया? कहाँ उस्ताद दामन का यहाँ पर आना क्यों कर वाक़या हुआ? ज़रा इसकी स्टोरी जी, बताइए। उस्ताद दामन तो पंजाबी ज़ुबान के एक बहुत ही मशहूर शायर गुज़रे हैं और उनका कलाम एक तहरीक देता है और एक इनकलाबी सोच पैदा करता है। तो उस्ताद दामन चूँकि हज़रत शाह हुसैन जो हमारे यहाँ माधो लाल हुसैन के नाम से मशहूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो वो उनसे बहुत इंस्पायर थे और उनके कह लें एक गायबी मुरीद थे। हालाँकि इन दोनों की जो एज डिफरेंस मतलब फ़ासला है ज़मानी एतबार से कमोबेश 350-400 साल का जी, जी, ऐसा फ़ासला ही है। ऐसा ही है। तो लेकिन चूँकि उनको मालूम था कि हज़रत शाह हुसैन का ताल्लुक जो है वो टकसाली गेट से इस मोहल्ले से था और वो उस मस्जिद में पढ़ा भी करते थे और फिर उस हुजरे में रहा करते थे मस्जिद के नीचे जो वाक़या था। तो फिर उस्ताद दामन ने अपने रहने के लिए उस हुजरे का इंतख़ाब किया जो शाह हुसैन से मंसूब था। और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने उसी हुजरे में गुज़ारी और बेशुमार पाकिस्तान बनने के बाद भी बेशुमार जो राइटर, अदीब, शायर जो इंडिया से भी आते थे, उस्ताद जी को मिलने के लिए उसी हुजरे में जाते थे और ऐसे बहुत सारे वाक़यात उन्होंने अपनी याददाश्तों में बयान किए हैं। हुँ। तो ज़रा वो पाकिस्तान आने के बाद इधर रहने का उन्होंने क्यों जो है वो फ़ैसला किया? कि बुनियादी तौर पर तो तक़सीम जो हुई वो मज़हबी सेंस में की गई कि 2 कौमी नज़रिए पर पाकिस्तान वजूद में आया। तो जी। उस्ताद दामन भी चूँकि मुस्लिम रियासत के कह लें कि हमायत में लाहौर आए। तो लाहौर में उन्होंने उस वाबस्तगी की वजह से जो टकसाली गेट के अंदर मस्जिद टकसाल वाली मशहूर है, उसके उस हुजरे में रहना पसंद किया जहाँ कभी शाह हुसैन रहते थे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये लाल हवेली एक है ये लाहौरी गेट के अंदर। लाल हवेलियाँ क्योंकि मुझे पता है एक मोची दरवाज़े में भी एक लाल हवेली है। इसके अलावा भी कुछ लाल हवेली ग़ालिबन मौजूद हैं। ये जो लाहौरी गेट में वाक़ है, इसकी ज़रा थोड़ी-सी हिस्ट्री बताइएगा, ये कैसी चीज़ है? ये लाल हवेली लाहौर में 3-4 मुकामात पर है। एक मोची गेट जिसका आपने ज़िक्र किया, गेट के बिल्कुल करीब ही वाक़या है। दूसरी लाल हवेली जो है वो यक्की दरवाज़े के अंदर मौजूद है। इसी तरह तीसरी जो लाल हवेली है वो लाहौरी दरवाज़े में वाक़या है जो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो उनकी एक तवाइफ़ थी, उनके रहने के लिए ये बनाई गई थी और बड़ी खूबसूरत और आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत एक शानदार हवेली है। लेकिन अभी यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम अभी तक नहीं पहुँचा। नीचे चूँकि मार्केट और बाज़ार है, ऊपर हवेली है जो कि अभी बंद है फ़िलहाल। हुँ। इसको इसकी फिर ये अभी ग़ालिबन अब बँट गई है। इसकी जो ओरिजिनल जो जगह थी, वो ग़ालिबन बहुत सारी जो है वो बिक गई है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्राइवेट हैं। लोगों की जगहें थी जो कि उन्होंने छोड़ी पाकिस्तान से जाते हुए, या यहाँ पर जो लोग थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चों ने जो, बट एट द सेम टाइम वो 150 पुरानी साल पुरानी जो हैं वो इमारतें हैं, 200 साल पुरानी इमारतें हैं। ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? क्या हुकूमत को वहाँ पर वो इंटरवीन कर सकती है, या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर प्रोटेक्टेड है, वो जो उसकी जो वारिस हैं वो जो चाहें वो करें? जी, अंदरून शहर में जो हवेली का एक रवायत है वो बड़ी पुरानी है और इब्तिदा में उमरा अपने रहने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसको हम हवेली कहते हैं बनाया करते थे। उसमें एक तरफ तो उनका रिहायशी हिस्सा होता था, फिर उसी में उनके अस्तबल होते थे, पूरा उनका एक दरबार लगता था। उसी के अंदर उनके ज़नान खाने जो ख़वातीन के लिए होते थे, उसी तरह उसके अंदर मेहमान खाने होते थे। तो ये पूरा एक सिस्टम था हवेलियाँ। तो वक़्त के साथ-साथ सारी जो चीज़ थी वो ज़वाल पज़ीर हुई। पार्टीशन के बाद जो हिंदुओं और सिखों की हवेलियाँ जो अंदरून शहर में थीं और वो डिवाइड हो गई वक़्त के साथ-साथ, जो मुहाजिरीन आए फिर आगे उनकी औलाद में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स जो बहुत बड़ा रकबे पर मुहित था, वो बाद में डिवाइड होते-होते टुकड़ियों में बँट गया और वो हर एक ने अपने हिस्से में बेचने के बाद या तो उसको तोड़ दिया और आप देखें तो अंदरून में बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन हो चुकी है, प्लाज़े बन चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी हवेलियों को मैं जानता हूँ, जैसे मियाँ खान की हवेली या और इस तरह कई उस एरिया में है, वो वक़्त के साथ ख़त्म हो गई इसलिए कि वो वहाँ पर जो कमर्शियलाइज़ेशन थी, वहाँ रेट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के इंक्रीज़ हुए, तो इस वजह से फिर जो मुकामी वहाँ फैमिलीज़ रहती थी, उन्होंने उस चीज़ से निकलने के लिए अंदरून से, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ बेच दी और बाहर निकल गए। अब जो नया खरीदने वाला आता है, उसकी वो दिलचस्पी नहीं होती, वो उसको बचाने की गर्ज से नहीं खरीदता, बल्कि वो उसको गिरा के वहाँ प्लाज़ा बनाना चाहता है, ताकि वो प्लाज़े से ज़्यादा अर्न कर सके। इसके इसके लिहाज से जो कानून की बात है, इसमें वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी
जो 2011 में वजूद में आई थी, तो इसको काम करते कमोबेश 15 साल हो चुके हैं। तो इस 15 साल के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक ऐसी इमारतें इन्होंने हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हैं, जो कि तर्ज तामीर के लिहाज से या वाक़यात के लिहाज से या तारीख़ी पस मंज़र रखती हैं, उनको हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और उनको गिराने से, चेंज करने से उसको मना किया गया। ठीक, ठीक। लेकिन अब देखिए, मुझे तो अभी हम कभी जाते हैं, जब ग़ालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, जब लाहौर में जो है वो एक फूड स्ट्रीट बनाई गई ग्वाल मंडी वाली साइड पर, तो उसमें बहुत सारे मकान थे, बहुत सी हवेलियाँ थीं जिनके नीचे वो दुकानें मौजूद थीं। उनको प्रिज़र्व करने का फ़ैसला किया गया और उनकी ब्यूटिफ़िकेशन का भी एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत हुजरे, बहुत खूबसूरत बालकनीज़ जो हैं वो बहुत प्यारी-प्यारी, और उनको ज़रा थोड़ा-सा जो है वो उनकी मरम्मत वगैरह करके उनके कलर्स वगैरह के ऊपर जो है वो कोशिश की गई। ऐसा कुछ एफ़र्ट होती हुई आपको वॉल्ड सिटी में, आप उस अथॉरिटी में भी काम कर चुके हैं, ऐसी कोई मज़ीद एफ़र्ट्स जो हैं वो आपको मुस्तक़बिल में प्लान्ड आपके इल्म में हों, या आपने देखी हों, जिनको आपने खुद से जो है वो ओवरसी किया हो या वहाँ पर मौजूद रहते हुए देखा हो? इस हवाले से अगर हम बात करें तो अंदरून शहर का जो पूरा एरिया है, जिसको हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं, ये बेसिकली डिपार्टमेंट बना ही इसलिए था कि यहाँ पे ना सिर्फ तारीखी इमारतों को बचाया जाए, बल्कि वहाँ के जो मुकामी लोग रहते हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका लिविंग स्टाइल है, उसको इम्प्रूव किया जाए। हुँ, जैसे वहाँ पुराने नालियों का निज़ाम था, वो बिल्कुल ओपन थी, राह चलते लोग गिर भी जाते थे, उसको उन्होंने अंडरग्राउंड किया। इसी तरह एक हमारे मुकामी आबादियों का एक मसला तारें होता है, जो मुकामी जी, जी, जी। बिजली की वायर्स गुजर रही होती हैं। तो अंदरून शहर में जो हिस्सा रिस्टोर हुआ है, आप देखिएगा कि वहाँ आपको कोई तार ऊपर से गुजरती नज़र नहीं आएगी। इसी तरह वहाँ पे जो सुई गैस की फराहमी है, बिजली की फराहमी है, पीने वाले साफ़ पानी की फराहमी है, और इसी तरह के जो लोगों के घरों के अंदर जो एडजस्टमेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले वक़्तों की जो बने हुए इमारतें और मकानात हैं, उनकी दीवारें बहुत मोटी और बहुत चौड़ी होती हैं। अब आजकल वो इतनी चौड़ाई और उसमें छोटे-छोटे कमरों में रहना मुश्किल है। तो वॉल्ड सिटी ने ना सिर्फ इन फराहमियों की तरफ तवज्जो दी है, बल्कि उसके अलावा जो इमारतों की कंज़र्वेशन और प्रिज़र्वेशन है, उस पर भी काम किया है। हुँ, तो ये तो ख़ैर अंदरून शहर की बात है, और जो इस पे अभी बहुत वक़्त लगेगा कि जब हम कह सकेंगे कि पूरा जो वॉल्ड सिटी इलाका है, वो एक दफ़ा इस प्रोसीजर से गुज़र चुका है कि सारा रिस्टोर हो चुका है, हुँ, प्रिज़र्व हो हुँ, चुका हुँ। है। लेकिन इस पे भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ में काम हो रहा है, और इसके लिए अरबों रुपए चाहिए, और जो कि कुछ हिस्से पे काम हो भी चुका है, जैसे दिल्ली गेट का हिस्सा है। अभी आजकल जो काम चल रहा है वो भाटी गेट पे और लोहारी गेट पे चल रहा है। तो इस तरह ये इस पे टाइम चाहिए। जहाँ तक हम बात करें लाहौर से, उस इलाके से बाहर की, हुँ, तो इस पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनते रहे हैं। उसमें अगर आप देखें तो तजदीद लाहौर के नाम से एक प्रोजेक्ट परवेज़ इलाही उस वक़्त पंजाब के वज़ीर आला थे, उनके दौर में ये बना था। और उसमें फिर जो स्पेशली कुछ लाहौर की ख़ास-ख़ास इमारतें थी, जैसा कि क्लिंटन मार्केट की एक इमारत है, जिस तरह से शीश महल है लाहौर शाही किले जी, का, जी, जी। या इस तरह की ख़ास इमारतें जो थी, उनको रिस्टोर किया गया था। हुँ, और इसी तरह आज से तकरीबन कोई 7-8 साल, 10 साल पहले की बात है, उस दौर में भी एक दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जिसके नतीजे में जो माल रोड की जितनी भी तारीख़ी या खूबसूरत इमारतें जो उसकी लोकेशन को खूबसूरत करती हैं, उसको भी जो है इसी तरह से रिस्टोर और खूबसूरत बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हुँ, और रिसेंटली अगर हम बात करें तो अभी आप सीएम पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं, उनके बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो चल रहे हैं। उसमें आप देखें तो नीला गुंबद जो है, उसके अतराफ में जितना जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है। इसी तरह नासिर बाग में आप देखें तो वो पार्किंग का जो एक जो है सहूलत पैदा करने के लिए काम हो रहा है। और इसी तरह माल रोड की जो दीगर इमारतें हैं, उनको भी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए अच्छा, ये प्रोजेक्ट का नासिर आगाज़ बाग की किया। आपने ज़िक्र किया, ये नासिर बाग का क्या इश्यू है? गवर्नमेंट तो कहती है कि जी हम कोई इसको जो है वो इसकी असल जो हैयत है उसको तब्दील करने की हमारी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बड़े नाराज़ भी हैं कि ये नासिर बाग जो है वो, ज़ाहिर-सी बात है, मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। मेरे लिए तो नासिर बाग जो है वो एक तरह से जो हमारे फ्री पीरियड्स हैं उसका मस्कन होता था। तो वो जो नासिर बाग है उसके बारे में आपको कोई, आपकी नॉलेज क्या है? उसका क्या किया जा रहा है उसके साथ? ये जिसको आज नासिर बाग कहा जाता है, ये असल में ब्रिटिश दौर के अंदर जो है बैंड स्टैंड गार्डन कहलाता था, और यहाँ पे फ़ौज की बाकायदा परेड और बाकायदा वो ठीक। सेशन होते थे। बाद में फिर ये अब्दुल जमाल नासिर के नाम से आपको मालूम है कि ये नाम रख हुँ, दिया हुँ। गया।
तो फिर ये गोल बाग हो गया था, ये भी जो गोल गोल बाग बाग भी तो इसको कहलाता है कहा वो अभी गया। तक भी। तो इसके ये असल में लोअर माल के साथ अटैच है बिल्कुल। तो लोअर माल में जहाँ ऐवान अदल है, ऐवान हम्म, अदल के बाहर जो जितने साइलिन आते हैं, जो वकील हजरात हैं, इन लोगों की जो बाइकें हैं और गाड़ियां हैं, वो सारी की सारी रोड के ऊपर खड़ी होती हैं। और ऐसा ये ही है। बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता जी है। जी जी। तो उस चीज़ को कई दफ़ा शिकायत भी की गई, कई दफ़ा ट्रैफिक के हवाले से वहाँ हादसे भी हुए और कई मसाइल भी हुए। तो उस चीज़ का हल ये निकाला गया कि जो नासिर बाग या गोल बाग है, उसका एक सेंटर हिस्सा जो है, उसके वहाँ पर की खुदाई करके उसकी एक बेसमेंट्स वहाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें वो सारी पार्किंग जो बाहर खड़ी होती है, वो सारी उसके अंदर एडजस्ट की जाएगी। ठीक। अब इस हवाले से जो हमारी सिविल सोसाइटी है या अवाम है या जर्नलिस्ट है, इन लोगों ने वहाँ पर जो दरख्त काटे गए, इस हवाले से एहतजाज किया था। ये तो मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ कितने दरख्त काटे गए हैं, लेकिन अलबत्ता वो जगह मैंने खुद विज़िट की है। वो बाहर जो उसका ग्रिल होता था, जहाँ ग्रिल लगी होती थी, वहाँ से काफ़ी डीप अंदर तक जो बाग का हिस्सा है, वो उसी तरह प्रिज़र्व है, उसी हालत में मौजूद है, जहाँ बड़े दरख्त एक गोलाई में लगे हुए हैं। जी। लेकिन जहाँ ये काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, वो बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट है बाग का। तो हम्म, मेरा ख़्याल है कि जो छोटे पौधे या छोटे दरख्त होंगे, मेरा ख़्याल है कि वो सिर्फ़ वहाँ से हटाए गए हैं। और जो मैंने पढ़ा अख़बारात में, वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब यहाँ पर वो प्लाज़ा तामीर कर लिया जाएगा, तो उसके ऊपर उसी तरह दोबारा से मिट्टी डाल के बाग की जो रियल बाग शक्ल को है, असल वो उसी तरह दे दी जाएगी। बाग वैसे ही रहेगा नीचे और उसके उसके बेसमेंट नीचे बना बेसमेंट के में जो है वो जी, बन जाएगी। ठीक पार्किंग ठीक बनेगी। ठीक। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुतादिद दफ़ा हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करती हुई भी नज़र आ रही होती है। जैसे आपने नीला गुंबद का जिक्र किया, बट एट द सेम टाइम ये 100 जगहें आपने खुद यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं, 35 इसके अलावा हैं। इसके ऊपर जो है वो हुकूमत की तवज्जो या शायद कुछ जगहों पर हो भी मुमकिन है। जैसा आपने मुझे बता रहे थे आपके वो आपने जब भेजी सेक्रेटरी साहब को, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बड़ा कोशिश कर ली ऑलरेडी। तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो जगह है, जगह हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या आपके साथ किसी ने राब्ता किया है? क्या किसी के नॉलेज में है कि ये किताब मौजूद है? क्या हुआ? कुछ हुकूमत का फ़ोकस आपको पॉज़िटिव लगता है या आपको लगता है कि बहुत पीछे है जितना होना चाहिए? थोड़ा-सा उसको बताइए। देखिए जी, हुकूमती जो काम और प्रोजेक्ट होते हैं, वो तो बड़े पैमाने पर होते हैं। हुँ। मैंने बुनियादी तौर पर इस किताब के अंदर जो 100 साइट्स को मेंशन किया है, वो असल में वो हेरिटेज या वो इमारतें हैं जिनको बहुत सारे डिपार्टमेंट ओन ही नहीं करते। ठीक। सबसे बड़ा मसला ये है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसमें वो मैंने साइट्स बयान की हैं, जगह दिखाई हैं कि जो अननोन हैं या जिनको लोग उसको उस तरीके से हिस्टोरिकली जानते ही नहीं हैं। हुँ। तो ये बेसिकली मैंने किताब एक गुलदस्ता बनाया है उन इमारतों का, और ये मैंने पहुँचाने की कोशिश की है हुकूमत को भी, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भी, कि भई ये आपकी जगह है, आप इनको बचाओ और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप इस पे कोई थोड़ा बहुत एक्शन लेंगे, तो फिर हम जैसे जो हेरिटेज लवर लोग हैं, वो भी आपके साथ खड़े होंगे जाके। हुँ। लेकिन अभी तक तो ख़ैर इस हवाले से कोई ना किसी डिपार्टमेंट ने किसी तरह से कोई भी राब्ता किया है। बल्कि राब्ता क्या करना है, बहुत सारी ऐसी जगह ऑलरेडी उनके नोटिस में तो होती हैं, लेकिन वो उनकी शायद तरजीह नहीं होती। हुँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमारतें होती हैं जहाँ पर एक अरबों, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा के एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ से हमें रिटर्न में अर्निंग क्या होगी। हुँ। तो वो ऐसा शायद नहीं है, इन इमारतों का जो सिलसिला है। और फिर इसमें बहुत सारी इमारतें जो हैं वो प्राइवेटाइज़ भी हो चुकी हैं, चूँकि अलॉटमेंट्स में चली गई पार्टीशन के बाद, तो वो डिपार्टमेंट कैसे उनसे ले सकता है। हालाँकि प्रॉपर्टी वाइज़ तो वो डिपार्टमेंट की ही बनती हैं। बहुत सारी इमारतें वैक्यू बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं, जो कि मंदिर और गुरुद्वारे हैं, तो वहाँ से इतने लोगों को निकालना और नई जगह पे आबाद करना एक बहुत सरदर्दी वाला काम है। तो शायद इसलिए डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस तरफ अभी फ़ोकस नहीं कर रहे। लेकिन वो इमारतें जो आसार कदीमा के अंडर आती हैं या उनकी लिस्ट में तो चले नहीं आती, लेकिन इस पे बहुत सारी जो इमारतें हैं उन पे काम हो रहा है। जैसे कि ज़ेबुन्निसा का मकबरा, इसमें जो उसके गेटवे है नोआ कोट के अंदर, वो रिस्टोर हो चुका। इसी तरह इमाम गामू का जो मज़ार जो मैंने इसमें मेंशन किया, जो वर्ल्ड सिटी की तरफ से रिस्टोर कर लिया गया। तो ठीक। इस तरह बहुत सारी कोई 8-10 के करीब लगभग जगह हैं ऐसी, जिन पे हुकूमत ने रिस्टोर करने का काम किया है। और लेकिन इसमें इसके साथ-साथ 5-7 जगह ऐसी भी हैं, जो टाइम के साथ सफ़े हस्ती से मिट चुकी। एक ये बताइएगा कि आपने ज़िक्र किया था जो बहुत से किले हैं जो लाहौर के एक तरह से उस ज़माने के जो भी बॉर्डर्स थे लाहौर के, उस पर वो वाक़े थे। सिख दौर के हैं, उनके नामों पर हैं। मगर
उसकी जो असल शक्ल है वो उनमें से कितने हैं जो कि उनको प्रिजर्व किया गया है? क्योंकि देखिए मैं तो इसके अंदर, ये सिखों का भी शहर है, ये लाहौर जो है वो बिल्कुल, मुसलमानों का शहर है, ये सबके लिए। सिखों का भी है, ये हिंदुओं का भी है, जो यहाँ पर रहते रहे, आबाद रहे। और सिखों की एक खुसूसी जो है वो एक इसके साथ एक लगाव था, क्योंकि ये उनका कैपिटल था। इसके कैपिटल होने की वजह से उन्होंने इसकी एक तरह से आउटपोस्ट, इसकी जो शहर की जो उसका एक सरहद है, उसकी बाउंड्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो इस शहर के जो हैं वो मुहाफिज थे। उनके जो किले हैं वो लाहौर के किले हैं। बिल्कुल। एक शाही किला है जिसको अगर मुगल बादशाह ने बनाया था, लेकिन क्या बाकी किलों को उतनी मोहब्बत से रखा गया है जिस तरह से उस किले को रखा जाता है? जी, लाहौर में मेरी तहकीक के मुताबिक 5 किले हुआ करते थे, जो शाही किला लाहौर तो सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बाद में सिख पीरियड के अंदर ही जो उनके छोटे-छोटे बंगी मिसल थे और जो इनके ग्रुप्स थे जिनको मिसल कहा जाता था, जी। तो इन मिसलों ने अपनी एक हदबंदी करते हुए और अपनी ताकत के इज़हार में और अपनी हिफाज़त की गर्ज से बाकायदा अपने फ़ौजी किले बनाए थे। जैसे लाहौर में एक बहुत ही मशहूर किला है, किला गुज्जर सिंह। जी, जी, तो जी। ये गुज्जर सिंह के नाम से मंसूब है। इसी तरह एबट किला रोड पर, बिल्कुल जहाँ एबट रोड के लक्ष्मी साथ चौक के लाहौर करीब। होटल के ऑपोजिट जो बिल्कुल, आबादी है बिल्कुल। सारी, किला गुज्जर सिंह कहलाती है। इसी तरह एक किला जो रावी के करीब जो है वो किला लक्ष्मण सिंह के नाम से मशहूर है, रावी रोड के ऊपर। और इसी तरह लाहौर बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल 500 मीटर का फासला है गालिबन ज़ीरो लाइन से। तो इंडिया पाक भारत सरहद के दरमियान में ये लाहौर में यानी किला वाक़या है, जो किला जीवन सिंह के नाम से मशहूर है और उसके खंडरात आज भी किसी हद तक मौजूद है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो कोट लखपत का इलाका है, तो कोट असल में किले को कहा जाता है। तो एक ज़माना कदीम में यहाँ जो लखपत राय थे, दीवान लखपत राय जो लाहौर के बड़े मशहूर दीवान गुजरे हैं, उनका वहाँ पर किला था छोटा-सा। तो वक़्त के साथ वो ख़त्म हो गया, लेकिन नाम आज भी अगर आप देखें तो ज़िंदा है। इसी तरह एक किला जो है वो दौलताबाद के नाम से हुआ करता था, जो कि जेल रोड के करीब जहाँ मज़ार है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का, उनका वहाँ पे किला होता था एक ज़माने में, जो लोधी पीरियड में तामीर किया गया था। तो इस तरह ये किले वक़्त के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन जो बड़ा शाही किला था, चूँकि वो मुग़ल बादशाहों की निशानी थी इसलिए वो बच गई। बाकी चूँकि सिखों के तो शायद इसलिए ख़त्म हो गए वक़्त के साथ। लेकिन क्या वो इतने इस तरह, उसकी मुझे ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा कि उनकी हैयत क्या थी? लाहौर का जो किला है, शाही किला जिसे कहते हैं, वो तो बहुत एक वसीओ अरीज़ इलाके पर है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो थे, ये मिसलों के थे, ये कोई रॉयल आर्मी तो नहीं थी जिसके ये इस तरह से। तो उनकी हैयत क्या थी और वो कैसे गायब हो गए? तवज्जो नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है तवज्जो नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली गिवन है। लेकिन उन जगहों का ज़रा थोड़ा-सा बताइए, वो किस तरह के थे? उनको आपने कोई पुरानी कोई आर्काइव्स के अंदर हमारे पास कहीं पर हमने मौजूद है, कागज़ों के अंदर कम से कम प्रिज़र्व किया है कि नहीं किया? देखिए जी, इस पे जो किले थे ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो सारा इकोनॉमी के साथ बहुत उसका ताल्लुक होता है। अब लाहौर के अगर हम किले की बात करते हैं तो वो उस बादशाहों के बनाए हुए हैं जिनका पूरी स्टेट में सिक्का चलता था, यानी पूरी स्टेट उनकी थी, पूरा हिंदुस्तान उनका था। तो उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस दौर में और वो बड़ी-बड़ी ह्यूज स्ट्रक्चर बना सकते थे। जो भंगी मिसलें थी उनके पीछे इकोनॉमी कुछ नहीं थी, वो मुकामी जो लोग हुआ करते थे उनसे लूट-मार कर लेते थे, किसी की चीज़ें छीन लेते थे, किसी इलाके पे अटैक करके वहाँ से जो खराज और जो होता था लगान वो ले लेते थे। तो इसलिए उनकी इकोनॉमी बिल्कुल उस तरह से कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था। तो इस वजह से उनके भी किले फिर उस तरह से वो बड़े स्ट्रक्चर में नहीं बन सकते थे। तो वो वक़्ती ज़रूरत के तहत और एक अपनी ताकत का इज़हार और साथ अपनी हिफाज़त के लिए उन्होंने बड़े महदूद सतह पर बनाए थे। लेकिन वो उसमें बहुत सारी तारीख़ी इमारतें और तो आबादी और फ़ौज भी रहती थी। तो लेकिन उसमें पार्टीशन के बाद ही ज़्यादा तबाही हुई जिसमें वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन इससे पहले उन्हीं किलों को अंग्रेज़ भी यूज़ करते रहे, मुख़्तलिफ़ इस्तेमाल में लाते रहे। तो दौलताबाद का किला अंग्रेज़ दौर में ख़त्म हुआ, किला गुज्जर सिंह जैसा कि पुलिस लाइन वहाँ बन गई, तो इस वजह से वो सारे आसार ख़त्म हो गए। इसी तरह कोट लखपत था, वो अंग्रेज़ दौर में ही ख़त्म हो गया था। इसी तरह किला जीवन सिंह जो है वो मौजूद है अभी भी उसमें, चूँकि 47 के बाद मुहाजिरीन आकर आबाद हुए, तो वो वक़्त के साथ-साथ चूँकि तवज्जो भी नहीं थी, रिपेयरिंग भी नहीं थी, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो गिरती रही इमारतें और आज जो है वो चंद एक खंडरात उसके बाकी रह गए। अच्छा, ये एक मसला है, बहुत से लोग जो हैं वो लाहौर से बाहर से आए और वो यहाँ पर रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं जो है वो, मेरे जो बड़े होंगे पुरखों ने हिंदुस्तान से हिजरत की, पाकिस्तान आ गए, लाहौर में रहे। कृष्ण नगर का मेरा इलाका है। इस किताब के अंदर आपने कृष्ण नगर की भी सिराज बिल्डिंग का जिक्र किया जिसके करीब हमारा घर था, नूरी बिल्डिंग का जिक्र किया। अब ये जो पुराने जो
लोग थे यहाँ के रहने वाले, लाहौर तो ज़ाहिर है इतना उसकी आबादी तो नहीं थी उस ज़माने में। जब पाकिस्तान बना ग़ालिबन 10 लाख उसकी आबादी थी। ये आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा का शहर है और एक अर्बन स्प्रॉल है, मुसलसल जो है वो इसकी एक्सपेंशन हो रही है, राइवंड वर्ड्स भी हो रही है, इधर जो है वो बॉर्डर तक जो है वो इंडिया के बॉर्डर तक लाहौर पहुँच गया है, उधर कसूर तक पहुँच गया ऑलमोस्ट। ये बताइएगा कि इसकी वजह से बहुत सी जो पुरानी इमारतें हैं, एक हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है वो हम ज़ाया भी करते जा रहे हैं, ख़राब भी करते जा रहे हैं। इसका कितना ये एलिमेंट कितना कारगर यहाँ पर है? देखें जी, ये बड़ा आपने एक संजीदा लाहौर के मसले की तरफ इशारा किया है, जो कि आज से कमोबेश 60 साल पहले जो पतरस बुखारी थे, उन्होंने लाहौर का जोग्राफिया नाम का एक मज़मून लिखा था। उस वक़्त उन्होंने मेंशन किया था और उसमें तंज़िया तौर पर ये लाहौर के फैलाव की बात की थी और उन्होंने कहा था कि लाहौर फैलता जा रहा है और एक वक़्त ऐसा आएगा कि पंजाब खुद लाहौर का दारुल ख़िलाफ़ा होगा। हुँ। तो बहरहाल वो बात इतने साल पहले की थी, वो आज सच्ची मालूम होती है और अब ये एक मसाइल की मैं कहता हूँ जड़ यही है कि लाहौर की इतनी एक्सपेंशन कर दी गई है कि हर तरफ लाहौर ही लाहौर है। अब यहाँ से वाघा बॉर्डर से लेके आप जाएँ शरकपुर चले जाएँ, यहाँ से शेखुपुरा चले जाएँ, मुरीद के तक चले जाएँ, यहाँ से कसूर तक चले जाएँ, तो जिस जिस रूट से आप जाते हैं तो वो आपका लाहौर ही जो है वो ख़त्म नहीं होता। लाहौर की कोई हदबंदी की ही नहीं गई कि लाहौर यहाँ तक वाक़या है। तो ये बड़ा ग़ालिबन इस वक़्त कोई संजीदा मसला है। मैं तो एक दिन देख रहा था कि महमूद बूटी से अली टाउन तक जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती है और अली टाउन से ये 27 किलोमीटर बनता है और अली टाउन से आगे भी 27 किलोमीटर आप जाएँ तो लाहौर ही रहेगा। तो इसकी जो रेडियस वो डायमीटर है वो मेरा ख़्याल है कोई कुछ नहीं तो इस वक़्त जो है वो लगभग कोई 60 किलोमीटर के करीब है 60-70 लाहौर। किलोमीटर साइड से तो ये होगा। और फिर ये तमाम साइड्स पर जो चारों तरफ, बिल्कुल। तो इट इज़ अ ह्यूज सिटी जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी, तो इसके लिए कुछ आपने कभी इसके हवाले से आपने वॉल्ड सिटी में भी काम किया, आप लम्स के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, अभी भी हैं, तो इसको ज़रा बताइएगा कि इसके हवाले से कभी कोई, क्योंकि देखिए मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था द प्रॉफिट मैगज़ीन के अंदर कुछ अरसा कबल, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लाहौर जो है वो एक मेगालोपोलिस है जिसमें जिसके इर्द गिर्द जो है वो 22 मुख्तलिफ बड़े सेंटर्स हैं जो शहर हैं, इम्पॉर्टेंट शहर हैं, पेशावर और नौशहरा से लेके और मुल्तान तक अगर आप लगाएं, तो इन सब का एक तरह से हब जो है वो लाहौर बनता है। और ये क्योंकि जो है वो एक हब बनता है तो हर तरफ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके अंदर इससे बाहर। हाउ टू मैनेज दिस? रहने वालों की मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ, मगर बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ही एक बहुत बड़ा जो है वो इन्फ्लक्स है रोज़ाना का और हफ्तावार, कम अज़ कम आप यूँ कर लीजिए। इसका कोई आपने इसके हवाले से, ज़ाहिर है आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, मगर प्लानिंग के हवाले से इज़ देयर एनी नज़र आता है आपको कोई कोशिश? देखिए जी, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर गौर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बड़े शहरों को बढ़ने ना दो और उसमें जो शहरों की तकसीम है वो छोटी रखो, लेकिन हमने उसके बरक्स किया। उसमें हमने लाहौर को इतना फैला दिया कि उसमें मसाइलिस्तान बन गया। तो अब जहाँ तक लाहौर की हम बात करते हैं तो इस हवाले से हमने 2 साल पहले एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका उन्वान यही रखा था, लाहौर सुधार लहर। लाहौर सुधार लहर सोशल प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई फिजिकल तरह से बॉडी तो नहीं है, लेकिन ये एक सोच विचार करने वाले और जो लाहौरियों के एक ग्रोह है जो लाहौर के लिए दर्द दिल रखते हैं। तो उसमें हमारे जो बेसिक थीम है वो यही है कि हम लाहौर के उन मसाइल्स को हाईलाइट करें और उस पर संजीदा गुफ्तगू करके कुछ इसका हल निकालें इन मसाइल का। अब उसमें आप देखें आबादी का फैलाव जो है वो कैसे है। जब आप छोटे शहरों के जो मुकामी लोग हैं उनको इलाज के लिए जाना होता है तो लाहौर आ जाते हैं। जब उनको तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो उसके लिए वो लाहौर आते हैं। इसी तरह जब वो शॉपिंग करनी है लाहौर आते हैं। इसी तरह उनको कारोबार करना है तो लाहौर आते हैं। नौकरी हासिल करनी है लाहौर आ जाते हैं। तालीम हासिल करनी है लाहौर आ जाते हैं। तो वो जब एक मुकामी अगर इलाके में ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो अपना होम टाउन छोड़ के दूसरी जगह जाए। अब जब वो अपनी ज़राई ज़मीनें बेच के लाहौर आते हैं तो लाहौर आके रहने के लिए ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन कहाँ है? ज़मीन वो इस्तेमाल की जा रही है जो लाहौर का एग्रीकल्चर लैंड है। आप देखें कि पिछले 20 साल के अंदर लाहौर की जो एग्रीकल्चर लैंड है दिन ब दिन कितनी सुकड़ती जा रही है और उस पे सीमेंट और सोसाइटीज़ और टाउन्स बनते जा रहे हैं और एक वक़्त अनकरीब आने वाला है, ये खुदा करे कि ना आए लेकिन आएगा, कि जिसमें आप देखेंगे कि लाहौर अपनी सब्जियाँ और अपने फलों से भी महरूम हो जाएगा।
सही है। और जो सब्जी आपको अभी 50 रुपए 100 रुपए किलो मिलती है, जब वही सब्जी गुजरांवाला से आएगी, वही सब्जी कसूर से आएगी, वही सब्जी जब मुरीदके से आएगी, तो आपको वो 50 रुपए 100 रुपए किलो में कहाँ मिलेगी? तो ये एक बड़ा इस पे अच्छा। फिर इसके बाद आप देखें तो पोल्यूशन एक लाहौर का संजीदा मसला है। लाहौर हमेशा फर्स्ट पे ही रहा है दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से। इसी तरह आप देखें तो सड़कों पर चले जाए तो ट्रैफिक जाम मिलता है। लाहौर पे दिन अंडरपास जो है बनते चले जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो लाहौर की ज़रूरत अंडरपास नहीं है, हम्म। क्योंकि एक लाहौर में अब इतना रश हो चुका हुआ है कि उसके बगैर चारा नहीं है। और इसी तरह आप देखें तो लाहौर में एक तवील मसाइलों की एक फ़हरिस्त है कि इसमें आप देखें हॉस्पिटल्स में जाए तो एक बेड पे 3-3 मरीज़ डाले गए होते हैं। सही है। इसी तरह सड़कों पे आप देख लें जो ट्रैफिक का रश है और शोर है, नॉइज़ पोल्यूशन है जिस पे आज तक कभी गौर नहीं किया गया। तो ये जो एक कह लें कि टेम्परेरी जो एक हल निकाले जाते हैं कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए जो ये गन्स जो है वो सर्कुलेट की गई हैं, इतने करोड़ों रुपए के फंड्स लगाए गए, और इसी तरह आप देखें मजमूई तौर पे तो इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। उसी तरह वही फ़िज़ा और वही माहौल, और उसे आप देखें कि दिन ब दिन अब यहाँ पर एक फिर वो सवाल पैदा होता है कि आप लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जी इसको प्रिजर्व किया जाए, एट द सेम टाइम नदीमुल हक जैसे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये आप इसको प्रिजर्व करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो ये माल रोड जो है, ये अगर इधर जेल रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर अगर हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई होती तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं थी कि वो इतनी दूर दूर जाकर आबाद हों, वो यहीं पर कहीं पर रह लेते। और उनके घर जो हैं वो दफ्तर से करीब होते। मैं 25 किलोमीटर चल के गाड़ी चला के रोज़ाना आता हूँ, तो ये कहते हैं कि भाई आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपका यहीं पर कहीं पर कोई 32वीं मंजिल के ऊपर जो है वो आपका घर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, वहाँ से आप पैदल चल कर आ जाएँ, यहाँ पर आएँ, एसी में ज़रा थोड़ा सा पसीना खुश करें, थोड़ी देर बाद आप यूर फेल टू गुड टू गो। तो ये प्लानिंग का कहीं पर हिस्सा जो है वो अगर ये ऐसा होता तो यकीनन बहुत सारा जो, क्योंकि देखिए ना हम तो अब ये कर रहे हैं कि रूडा बना रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि जी 1.25 करोड़ मजीद आबादी का शहर होगा। और रूडा के बारे में जब ये 2020-21 में जब ये प्रोजेक्ट सामने आया तो मैंने उस वक्त एक एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि लाहौर की जो बहुत बड़ी एक जो क्या कहते हैं ज़रूरियात, आपने वेजिटेबल्स का जिक्र किया, फ्रूट का जिक्र किया, और जो लाहौर का ग्रीन जो क्या कहते हैं एरिया है उसका उसकी असल जो है वो यहाँ से अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रहेगा ही नहीं। इसको मैनेज करने का कोई तरीका आपके दिमाग में आता है? ये देखें बड़ी अहम एक बात मुझे याद आई। आज से तकरीबन कुछ साल पहले लाहौर के एक पंजाबी मैगज़ीन के अंदर एक बड़े मायानाज और मशहूर शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने ये कह लें स्टेटमेंट दी थी कि लाहौर के अंदर बेशुमार तारीख़ी इमारतें जो खाली पड़ी हुई हैं, जैसे लाहौर का शाही किला खाली पड़ा हुआ है, मकबरा जहांगीर का इतना एकड़ों रकबा खाली पड़ा हुआ है, चुबुर्जी जो है वो रास्ते में एक रुकावट है और लोगों को गुजरने में दिक्कत होती है वहाँ, तो शालामार की जो जगह है वो सारी खाली पड़ी है। तो ये ऐसी तारीख़ी इमारतों को रख के क्या करना है, तो उनको गिरा के वहाँ पर अवामुन नास के लिए फ़्लैट्स और इस तरह की अकोमोडेशन बनाई जाए। तो मैंने खैर उसके जवाब में, उसके रद्द में एक आर्टिकल लिखा था कि आप अगर देखें अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग को जब आप समझते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि दुनिया में हमेशा जो आबादी का फैलाव है वो ज़मीनी लेवल पे ऐसे नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसे हुआ है। बिल्कुल। तो इसी तरह लाहौर का भी अगर आप मजमूई जायज़ा लें तो लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी। जी। अब क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही क्योंकि मिलती हम है, पंजाबी जो हैं हमें जो है वो ज़मीन का शौक है। ज़मीन का शौक भी है, और उसके अलावा इसके पीछे जो एक बड़ा अहम फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ जो करप्शनों से और ऐसी तामीरात बनाई जाती हैं उसमें वो मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, और फिर ये है कि हमें वॉक करने की आदत नहीं है तो कौन सीढ़ियाँ चढ़ के इतना ऊपर जाएगा और कौन आएगा। और मोस्ट तो इम्पॉर्टेंटली वो जो नए जो सोसाइटियाँ बन रही हैं वो उन्होंने एलडीए वालों को कुछ जो है वो दे दिला के अपनी अप्रूव करवा के उनको बिल्कुल। बेचना है, तो वो एक बहुत बड़ा एक रैकेट बना हुआ है। बिल्कुल, तो वो एक बड़ी मार्केट है इस हवाले से। तो बहरहाल वो हाई राइज बिल्डिंग का जो तस्वुर है वो आप देखें तो यूरोपियन मुआशरों में सारों में यही राइज है, हत्ता कि कराची में भी किसी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन लाहौर में मसाइल और हैं। तो पहले उन चीज़ों को रोका जाए और उस चीज़ को हटाया जाए और फिर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लाया जाए। अच्छा, अब इसके साथ अगर आप देखें तो यूरोप की देखें तारीखी इमारतें सारी महफूज हैं। आज भी जंग अजीम दोइम की आप जितनी यादगारें जहाँ जहाँ बनी हुई हैं आज देखें सारी महफूज हैं। तो क्या आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, जिद्दत के नाम पर, क्या आप वो गिरा के उसके ऊपर आप रहना चाहते हैं? तो ये तारीखी आसार दरअसल उस खित्ते के, उस जोग्राफिए के, उस शहर की पहचान होते हैं और उसका एक चेहरा होते हैं, ताकि दुनिया को आप बता सकें कि लाहौर क्या है।
जब हम बात करते हैं कि लाहौर क्या है, तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? सिटी ऑफ ट्रैफिक आती मॉडर्न, है मेरे दिमाग में। तो मॉडर्न मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कभी लाहौर छोड़ गया तो मेरे दिमाग में सिर्फ ट्रैफिक आएगी आज। ट्रैफिक आएगी। वो चूँकि इस वक़्त वो हालत ऐसी बना दी गई हुई है, लेकिन जो उस शहर की पहचान है, वो हमेशा कायम रहनी चाहिए ताकि उसका एक तारुफ़ बरकरार रहे। जिस तरह हमारे हज पे लोग जाते हैं या दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं, तो उनको एक टैग गले में डाल दिया जाता है और उससे वो पहचान होती है। अब आपसे वो कोई टैग ही छीन ले, तो आप कहाँ किसी को पहचान सकते हैं या कोई आपको कैसे पहचानेगा? तो यही मसला है। हर शहर की जो ये तारीख़ी आसार होते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज़ेशन वक़्त की ज़रूरत है, जिद्दत एक ज़रूरत है, अवाम की, इंसान की ज़रूरत है। लेकिन उसको बाकायदा आप देखें कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, तो उन्होंने लाहौर को जिस तरीके से डेवलप किया था, तो क्या आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी तारीख़ी इमारतें गिराईं? बहुत कम, अलबत्ता डिस्टर्ब की, लेकिन मुकम्मल तौर पे कोई इमारत नहीं गिराई उन्होंने। जी। शादरे का जो मशहूर रेलवे जब गुज़ारी गई, तो उसमें उन्होंने मकबरा जहांगीर के अंदर से गुज़ारी, तो उस कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक तरफ नूरजहाँ का मकबरा रह गया, एक तरफ जहांगीर का मकबरा रह गया। इस हद तक डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन मुकम्मल तौर पे डिमोलिश नहीं किया उन्होंने। तो क्या हम आज ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते कि इन तारीख़ी आसारों को वहीं रहते हुए हम नई प्लानिंग करें और आने वाले वक़्त के लिए जिद्दत के साथ उस चीज़ों को, उन सहूलियात को हम मुहैया कर सकें? फैज़ान, अभी इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। ज़ाहिर है कि ये एक 2.25 करोड़ आबादी का 1.5 2 करोड़ से करोड़ के 2 करीब। पता नहीं कितने करोड़, हमें तो ये भी नहीं पता कि बिल्कुल, कितने करोड़ों करोड़ में के, है अब। करोड़ों में है। और जैसा हमने अभी ज़िक्र किया कि 60-70 किलोमीटर रेडियस का जो है वो डायमीटर का शहर है। चारों तरफ फैल रहा है और मज़ीद इसकी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे याद है एक मरतबा एक तकरीर में सुन रहा था, एक साहब थे, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था। मुझे उनसे बड़ा प्यार है। सुबह 5-6 बजे का टाइम था, सर्दियाँ थी, तो अज़ानें शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि ये, उन्होंने जिस वक़्त कहा कि हम वापस आएँगे और हम देखें तो वो अज़ान शुरू हो गई, तो मुझे जो है ना वो एकदम से मेरी आँखों में आँसू आ गए कि अभी आप ये बात कर रहे थे कि लाहौर के हालात क्या हैं, तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं, जो कि ख़ात्मे का टाइम होता है दिन के। लाहौर जो है वो फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, इसके अंदर सड़कें भी बन रही हैं, इसके अंदर यू-टर्न पे यू-टर्न बन रहा है, इसके अंदर अंडरपास बन रहे हैं, ऊपर से गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन किसी तरह ये शहर जो है वो काबू में नहीं आ रहा। और अगर ये काबू में नहीं आएगा तो इवेंचुअली ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर जाएगा। चाहे आप जितना मर्जी इसके ऊपर एफर्ट करते रहें, अगर आपने इसको प्लान ना किया और प्लानिंग यही होती रही कि यहाँ पर इशारा है, ये बंद होता है, इधर अंडरपास बना दो, यहाँ पर गोल चक्कर है, ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दो, ये गोल चक्कर है, इसके ऊपर इसको ख़त्म करके यहाँ पर एक छोटा सा वो उसका मॉडल पुराना बना के, और इसके नीचे से भी सड़क गुजार दो, इसके ऊपर से भी सड़क गुजार दो, इसके बीच में भी एक जो है वो लेन बना दो मेट्रो के लिए। ये छोटी जगहों के ऊपर अगर आप इंटरवेंशंस करते रहेंगे, लेकिन बड़े मसले को होलिस्टिक लेवल के ऊपर कवरेज नहीं करेंगे, तो ये शहर जो है वो अनलिवेबल हो जाएगा। मैं जो कि लाहौर की पैदाइश हूँ, सारी ज़िंदगी लाहौर में रहा हूँ, एंड आई समटाइम्स फील कि यार मैं यहाँ से चला ही जाऊँ तो बेहतर है। ये एक किताब, एक एफर्ट है जो कि सैयद फैज़ान अब्बास नकवी ने की है, क्योंकि ये इस शहर का रहने वाला, इस शहर से मोहब्बत करने वाला एक लाहौर का शहरी है। अगर आपके दिलों में ऐसी मोहब्बत मौजूद है, अरबाब इख्तियार के दिलों में ऐसी मोहब्बत मौजूद है, तो वो इस किताब पर भी फोकस करेंगे, इसके कंटेंट पर फोकस करेंगे। ना पढ़ें ये किताब, लेकिन जो जिस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, उस तरफ